जय हिंद। क्या आपको पता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है? क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और उसने पूरे दुनिया के नाक में दम कर रखा है, पूरे विश्व को उसने दो धड़ों में विभाजित कर रखा है। हाँ, बिल्कुल मैं उसी देश की बात कर रहा हूं जिसको आप समझ रहे हैं। उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल ने अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया को दो धड़ों में विभाजित होने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ है अमेरिका और एक तरफ है ईरान, यानी मुस्लिम देश। उसने पूरे विश्व को दो धड़ों में विभाजित कर दिया। इजराइल मिडिल ईस्ट का देश है। ये आपको दिखाई जो दे रहा है ब्लू कलर का देश, बेटा, ये इजराइल है, जो भूमध्य सागर के बिल्कुल पास में लगा हुआ है। और इजराइल के पास में आप जब देखोगे तो इजराइल के पास में ये सभी मुस्लिम देश हैं। ये वाला देश है इजराइल। और इसके आसपास देखोगे आप, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरेबिया है, ये इराक है और ये ईरान देश है। अब जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है वो इजराइल और ईरान में चल रहा है। और किस बात पे युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच? क्या यह युद्ध केवल सामरिक युद्ध है? क्या केवल यह युद्ध अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है? क्या यह युद्ध धार्मिक युद्ध है? क्या यह युद्ध परमाणु बम से संबंधित युद्ध है? ये कैसा युद्ध है? ये क्यों युद्ध हुआ हो रहा है? ये समझना होगा हमें। हो क्या रहा है बेटा कि इजराइल जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है, यानी परमाणु बम है। समझ रहे हो ना? और किसी भी मिडिल ईस्ट के देश के पास परमाणु शक्ति नहीं है। अब चूंकि ईरान चुपचाप परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल का कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ये इस क्षेत्र में सबके लिए खतरा होगा और हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि इजराइल का क्षेत्रफल बहुत छोटा है और यदि ईरान ने एक दो परमाणु बम भी इजराइल के ऊपर डाल दिए तो यहूदी यानी इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस कारण से इजराइल को डर लग रहा है। तो इजराइल ने क्या किया? 15-20 मिसाइलें छोड़ दी। किसके ऊपर? ईरान के जहां पर परमाणु बम बनते थे उन फैक्ट्रियों के ऊपर पर मिसाइलें छोड़ दी और युद्ध की शुरुआत कर दी। और इजराइल अब बिल्कुल इस युद्ध से पीछे भी नहीं हटना चाह रहा। और समझना यह है कि एक छोटा सा देश और इतने बड़े देश के साथ, कितने बड़े देश के साथ, मैं आपको बताता हूं कितना बड़ा देश है ईरान। ये देखो, इजराइल का जो क्षेत्रफल है बेटा वो है 21,937 स्क्वायर किलोमीटर और ईरान का जो क्षेत्रफल है वो है 16,48,195 किलोमीटर। यानी जो ईरान है वो इजराइल से 75 गुना बड़ा है। कितने गुना? 75। यानी इजराइल जैसे 75 देश ईरान में बन सकते हैं। अब समझो, 75 देश इजराइल जैसे ईरान में बन सकते हैं। इतना बड़ा देश है ईरान। और इजराइल फिर भी आंख दिखा रहा है, जबरदस्ती युद्ध कर रहा है उससे। उसके परमाणु जो फैक्ट्रियां थी उनको नष्ट कर दिया, उस पर रोज हमले कर रहा है। अब समझो, यानी आपको समझना होगा, यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है, यदि आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी को भी आंख दिखा सकते हो विश्व में। और उसकी सहायता करने के लिए भी सभी देश आ रहे हैं। और ये अकेला देश, समझना, इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी जनसंख्या है 95 लाख। और ईरान की जनसंख्या कितनी है? 9.24 करोड़। अब समझो, इसकी जनसंख्या भी इससे ज्यादा, इतनी ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल यानी 75 देश बन जाएंगे इजराइल जैसे उसमें। और ये देश फिर भी अकेले दम पर, ये देश फिर भी अकेले दम पर पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को, जितने भी मुस्लिम देश हैं, सबको आंख दिखा रहा है। और समझो कि यहां से इसने सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब को पार करते हुए इसकी राजधानी तेहरान के पास यहां पर एयर स्ट्राइक कर दी। क्या कर दी? एयर स्ट्राइक कर दी। इतने देशों को पार करके एयर स्ट्राइक कर दी जाके वहां पर इसने। तो सोचो इसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई है। और ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं, इसने पूरे बिल्डिंग यानी फ्लैट था, उसकी जिस बिल्डिंग में जो आतंकवादी बैठा था उसके केवल उसी एक फ्लैट को निशाना बना करके उसी फ्लैट को निस्त नाबूद कर दिया। बात समझ रहे हो ना? जैसे मान लिया ये फ्लैट है, अगर इसने कहा कि इस फ्लैट की ये 9वीं मंजिल पर जाकर के आतंकवादी बैठा, हमें इसको नष्ट करना है, तो इन्होंने ऐसी मिसाइल दागी। इतनी सटीक मिसाइल दागते हैं, इतना सटीक निशाना है, इतनी सटीक टेक्नोलॉजी है कि उसी केवल एक फ्लैट को नष्ट किया और आतंकवादी को मार दिया।
अब समझोगे, इतनी ज्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी है। भारत भी इसके हाईफाई टेक्नोलॉजी के जो हथियार होते हैं वो इजराइल से खरीदता है। समझ रहे हो ना, पूरे विश्व में हाईफाई जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए इजराइल को जाना जाता है। अब हम लोग इसके टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। इसके पास बेटा एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा है, इसके इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा है यह समझ लो, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम फेमस हुआ था? S-400, जो हमने कहां से लिया था? रूस से लिया था। तो अब हमें, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहां से बनना है, क्योंकि युद्ध चल रहा है बेटा, तो युद्ध चल रहा है, तो इजराइल के पास देखो कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है। एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, ये कितने किलोमीटर तक रक्षा करता है? 70 किलोमीटर तक। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है डेविड्स स्लिंग, और ये कितने किलोमीटर तक? 300 किलोमीटर की रेंज तक। और तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम है एरो 2-3, और ये कहां तक जाता है? 2400 किलोमीटर तक इसकी रक्षा करता है। ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की रीढ़ की हड्डी है। यानी अब आपको समझना होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है ना। मन में क्वेश्चन आ रहा है ना कि सर एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, तो मैं आपको बताता हूं एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको एक देखो ट्रक पर ये लगा हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, बॉक्स सा। ये देखो बॉक्स क्या होता है, ये है एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें देखो पहला क्या लगा होता है? पॉइंट। पहला पॉइंट ये देखो आपको दिखाई देगा, ये वाला, ये होता है रडार। ये क्या होता है? रडार होता है। रडार का फुल फॉर्म आपको बताना है, सर्च करके बताओ, चाहे कैसे बताओ, रडार का फुल फॉर्म बताओ। ये होता है रडार। रडार काम क्या करता है बेटा? रॉकेट हो, बम हो या मिसाइल हो, इसकी क्या करता है? पहचान करता है। हमने आपको जो बताया था ना अभी हाल, कि आयरन डोम 70 किलोमीटर, डेविड्स स्लिंग 300 किलोमीटर, एरो 2-3 2400 किलोमीटर, ये काम कौन करता है? रडार करता है। इतने किलोमीटर की रेंज में पहचान करता है अपने टारगेट की। बात समझ में आ रही है? अब देखो, पहला पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया? रडार। दूसरा पॉइंट होता है बेटा इसमें मोबाइल कंट्रोल यूनिट। कौन सा पॉइंट? मोबाइल कंट्रोल यूनिट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर डिफेंस सिस्टम की। तो दूसरा है मोबाइल कंट्रोल यूनिट। ये काम क्या करता है? ये काम करता है दुश्मन के रॉकेट की ट्रेजेक्टरी करता है ना, देखता है कहां पर आ चुका है उसका टारगेट, उसके बाद कहां पर टक्कर होगी इसका अंदाजा लगा लेता है। यानी वहां से निकला हुआ टारगेट कहां तक पहुंच पाएगा जब तक हम अपना टारगेट पहुंचाएंगे, तो उससे दूरी को मापता है। उसके बाद क्या करता है? अपने इंटरसेप्टर मिसाइल को कमांड देता है, यानी अपने लॉन्चर को कमांड दे देता है कि बेटा वहां तक पहुंच चुका है। जब आप भेजोगे तो यहां से आप 48 किलोमीटर भेजोगे, वहां से 2 किलोमीटर आएगा और आप वहां पर उसको टारगेट कर लोगे। ये काम कौन करता है बेटा? मोबाइल कंट्रोल यूनिट काम करता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है लॉन्चर। फिर काम आता है लॉन्चर का। लॉन्चर कहां पे है? ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लॉन्चर है। लॉन्चर क्या काम करता है? हर लॉन्चर में कितनी मिसाइलें दागी जा सकती हैं? 20 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। तो ये 20 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है इसमें से एक बार। और चौथा होता है रॉकेट्स। जो रॉकेट होते हैं वो जाकर के, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये उड़ के जा रहे हैं, यहां से ये मिसाइल आ रही है, यहां से ये रॉकेट गया और इसने जाकर के यहां पर उसको समाप्त कर दिया, उसको टारगेट करके उसको नष्ट कर दिया। तो ये काम होता है रॉकेट्स का। तो ये 4 पॉइंट्स जो होते हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम के होते हैं। और आपको मैंने अभी हाल बताया कि इजराइल के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम है? आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो 2-3। ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के रीढ़ की हड्डी है बेटा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना सारे? बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये यूरेनियम के पीछे जो लड़ाई हो रही थी, ये क्या कारण? तो ये देखो बेटा, यूरेनियम जो है ये विश्व की सबसे महंगी धातु है। यूरेनियम क्या है बेटा? यूरेनियम विश्व की सबसे महंगी धातु है। विश्व की सबसे महंगी धातु है। अब ये महंगी क्यों है? अब समझना, यूरेनियम जो होता है बेटा ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का? U-238 और U-235। U-238 और U-235 ये 2 प्रकार का होता है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना बेटा? यूरेनियम U-238 और U-235। अब समझना,
यूरेनियम U238 जो होता है ये 93.7% पाया जाता है, और जो यूरेनियम U235 होता है बेटा ये कितना पाया जाता है 0.7% पाया जाता है। और ये निकाला कहां से जाता है, ये इसी से। अब समझना, ये मैं आपको एक मशीन दिखा रहा हूं, ये आपको एक मशीन दिखाई दे रही, ये मशीन बिल्कुल वैसे है जैसे अपने घर में मठा भाने के लिए मथनी होती है ना, बिल्कुल सेम वैसी। समझना, इसमें कौन सा यूरेनियम डाला जाता है, यहां पर इसमें यूरेनियम डाला जाता है U238, और इसके मशीन को घुमा दिया जाता है। तो मशीन जब घूमती, जैसे मथनी घूमती है ना, ऐसे ये मशीन घूमती है, और उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें से जो 0.3% U235 यूरेनियम है वो चिपक जाता है किनारी पर आकर के, यानी इसके जो बीच की मथनी है इसमें आकर के इसके कण चिपक जाते हैं 0.3%, और यहां से हमें U235 यूरेनियम प्राप्त हो जाता है। समझो कितने परसेंट है, 0.3%। और इसी से परमाणु बम बनाया जाता है, इसी से क्या बनाया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है। इसलिए इसकी मात्रा विश्व में बहुत कम है, और परमाणु बम की आवश्यकता सबको है। क्या आपको पता है विश्व के कितने देशों के पास परमाणु बम है, यह कमेंट करके बताना है आपको। अगला पॉइंट, अभी कल हाल ही में अमेरिका G7 बैठक में बैठा हुआ था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक में बैठे हुए थे, और वहां से इमरजेंसी मोड करके बाहर आ गए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्विटर पे कमेंट किया कि हमें लगता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो ईरान और इजराइल से संबंधित किसी मुद्दे को, यानी सीज फायर को लेकर के वापस गए। लेकिन कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोबारा से रिप्लाई डाल दिया कि उससे भी ज्यादा इमरजेंसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए मैं जा रहा हूं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब ईरान की बारी है, लगता है अब ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, और उसको सूचना भी दे दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान की राजधानी तेहरान के नागरिक ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर दें। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ईरान के ऊपर यह युद्ध शुरू होने तो नहीं जा रहा है। इजराइल ने तो अपना काम कर चुका है, इजराइल ने तो ईरान के सभी परमाणु जो ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन अब हमें समझना यह है कि इजराइल अकेले दम पर इतना छोटा सा देश विश्व को कैसे उंगली दिखा रहा है। ईरान जैसे इतने बड़े देश को, जिसमें इजराइल जैसे 75 देश बन जाएं, इसको उंगली कैसे दिखा रहा है। तो ये बेटा सिर्फ किसके दम पर दिखा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर। किसके दम पर, टेक्नोलॉजी। तो अब हमें क्या करना होगा, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। तो हमें अपने देश में भी समझना होगा कि हमें अपने देश में किस पर काम करना है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर। हम लोग अंधविश्वास और मानने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अब हमें किस पर काम करना होगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, अगर आपको ऐसे ही मुद्दे और जानने हैं विश्व के, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए द विवान सर शो, और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DS रोजगार विद DSL के साथ। चलिए, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आप देखना चाहते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।